हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जिन मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक एडवोकेट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक एथलीट है जिन्होंने 246 किलोमीटर्स 30 आवर्स और 8 मिनट्स में कंप्लीट करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर प्रदीप बेनीवाल जी से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो ऑनर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और इतना लंबा कैसे, आप उसके बारे में पहले बताएं। मैं रेडियो द्वारका के सभी दर्शकों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो ये जो 246 किलोमीटर्स हैं, ये कहाँ पर कैसे आपने रनिंग करी है? ये 246 किलोमीटर का जो रन है ये स्पार्टाथलन है और ये ग्रीस में होता है ये। सो बेसिकली इसके डिस्टेंस की वजह से इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है रनिंग का, बिकॉज ये वन ऑफ द ब्रूटल रन है प्लेनेट का। एंड इसमें हमें 36 आवर्स का कट ऑफ मिलता है, जो कि 36 आवर्स में हमें करना होता है। इसकी खास बात 30 आवर्स में कर दिया। सो इसकी खास बात ये है कि इसको और ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए इसमें 75 चेक पॉइंट्स होते हैं और हर चेक पॉइंट को उनके विद इन टाइमलाइन हमें कवर करना होता है। सो अगर आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपके माइंड पर ये प्रेशर रहता है कि आपको ये कंप्लीट करना है। सो हम इंडिया से 4 लोग गए थे 2025 सितंबर में और मैं अब तक का फास्टेस्ट इंडियन फिनिशर बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। कांग्रेचुलेशंस। ये ग्रीस में एथेंस से स्पार्टा तक इसमें जाना होता है। सो बेसिकली ये एक एंसेंट रन है और अब की बार ये 43rd एडिशन था उसका। तो मेनली इसके बारे में माना जाता है कि 490 BC में एक फिलिपिडीज नाम के मैसेंजर गए थे एथेंस से स्पार्टा हेल्प लेने के लिए। पर्शियन के अगेंस्ट में वो हेल्प मांगने गए थे। पर्शियंस ने वहाँ पर हमला किया था। अच्छा। सो तब से इस रन का एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर स्थान है। मतलब सब लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल है। 1982 में एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने 2-3 साथियों के साथ ये अटेम्प्ट करने का प्रयत्न किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 36 आवर्स में 246 किलोमीटर की दूरी की जाए, और उन्होंने वो किया। तो 1983 से ये ऑफिशियली ये रन स्टार्ट हुआ और आपने ये रिकॉर्ड बनाया। जी, मैंने इंडिया के अब तक फास्टेस्ट फिनिशर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूँ कि मेरे जो रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है इसको इसी साल या मे बी एनी टाइम, जब भी जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो, कोई और इंडियन इसको जाके ब्रेक करे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। थैंक यू। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। तो क्या वहाँ तक कोई भी ऐसे ही जा सकता है या यहाँ भी कुछ रेसेस आपने पहले उनको सक्सेसफुली किया उसके बाद गए? युतिका, इसके लिए बेसिकली आपको कुछ क्वालिफायर रेसेस करनी होती हैं। सो मैंने एक हेल रेस सीरीज है, वहाँ पर मैंने 161 किलोमीटर 100 माइल्स की रेस की थी, जिसमें मैं जैसलमेर से लोंगेवाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ पर रन करते हुए गया था। वो टोटल डिस्टेंस 161 किलोमीटर था। तो विद इन 22 आवर्स अगर कोई उस रेस को फिनिश करता है तो वो उस डिस्टेंस से उसको क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकता है। सो मेरा उसके थ्रू क्वालिफिकेशन हुआ था उसमें। वंडरफुल, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। तो प्रदीप जी, जैसे हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आत्मनिर्भर से आपका क्या तात्पर्य है? क्योंकि हर किसी की एक अपनी सोच होती है। सो बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे अपने ख्याल से आत्मनिर्भर आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भी जुड़ा होता है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, मेरे फादर आर्मी में थे, तो बहुत गुस्से वाले थे और उनका स्वभाव हमेशा से मुझे डिसिप्लिन के लिए प्रेरित करना और ये सब रहता था। सो एक बार मैं फेल हो जाता हूँ और मेरे फादर इस पे मुझसे नाराज हो जाते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। सो जब उन्होंने ये बात मुझे कह देते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो देखिए
अभिमान और स्वाभिमान में बहुत डिफरेंस है। तो उन्हीं की ट्रेनिंग से, मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग से मैं वो चीज़ें सीख चुका था जिसमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान और जो आपने बताया कि आत्मनिर्भरता, वो सब मैंने कुछ हद तक सीख ली थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने दम पर मुझे अपने आप को स्थापित करना है, इस्टेब्लिश करना है और लाइफ में वो कुछ करके दिखाना है ताकि मेरे फादर को और मेरी फैमिली को, मेरे गांव को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को ये गर्व हो सके कि हाँ मैंने कुछ किया है। सो मैंने ये अपनी सोच जब मैंने अपने अंदर इस प्रेरणा को डाला तो बेसिकली ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान से थी और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने फादर से कोई भी हेल्प नहीं लूँगा और अपने आप को खुद स्टेब्लिश करके दिखाऊंगा। सो मैं गुड़गांव आया, गुड़गांव से मैंने जॉब स्टार्ट करी। ग्राउंड लेवल की जॉब करते करते मैंने साथ ही साथ पढ़ाई भी करी। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्रिमिनल लॉ से LLM किया है, मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR में किया है और उसके साथ साथ मैंने रन भी किया है। सो पिछले 10 साल से मैं रन कर रहा हूँ और ये जो मैंने आपको बताया कि पीक ऑफ रनिंग जो स्पार्टाथलॉन में मैं गया, सो ये कोई कुछ महीने की प्रैक्टिस नहीं है, पिछले 10 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग करते करते मेरे सपने बनते गए और मैं आगे बढ़ता गया। और आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यस। और ये जो हमारा नेक्स्ट होता है ओल्ड एज की तैयारी, तो एक समय आता ही है, ओल्ड एज तो आनी ही है। तो आपने अभी आपका है, आएगी और आपके साथ और लोग होंगे, जैसे आपने अपने माता पिताजी का जिक्र किया। तो आप देखते हैं ओल्ड एज, तो कई बार होता है कि हम देखते हैं कि इन लोगों ने ये क्या फेस कर रहे हैं, अगर इन्होंने पहले से ये सोचा होता, प्लान किया होता तो शायद ये दिक्कतें ना होती। तो आपके हिसाब से ओल्ड एज की प्लानिंग कैसे की जाए? देखिए युतिका, मेरा ये कहना है कि जैसा कि हम आमतौर पर सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। सो मेरा अभी भी वो सिर्फ एक कहावत नहीं है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई भी करता हूँ और उसको मानता हूँ कि जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है तब तक हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। चाहे हम गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं या कहीं किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सो मेनली मेरा सबको यही कहना है कि अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तभी हम कोई भी दूसरा कार्य करने के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे हम परफॉर्म करें। तो जब हम अपने शरीर से बिल्कुल ठीक हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होगी जिसको हम परफॉर्म करने में कोई बड़ा चैलेंज आए। क्योंकि उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं और प्लान टू प्लान जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, जो हमारी आगे की जो सोच होती है कि मुझे 10 साल बाद क्या करना है, 15 साल बाद क्या करना है, तो फेज वाइज हम प्लानिंग करते हैं। उसके लिए हम अपने फाइनेंसिस को प्लान करते हैं, उसके लिए अगर हमें कहीं कॉम्पीट करना पड़े तो उसके लिए हम अपनी क्वालिफिकेशंस को सिक्योर करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, सीनियर मैनेजर हूं मैं वहां पर। तो मैं एकदम से सीनियर मैनेजर नहीं बना, मैंने ग्राउंड लेवल से जॉब स्टार्ट किया, एज ए असिस्टेंट मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। सो मेरे मन में ये सारी प्लानिंग थी कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए भी अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा और फिजिकली भी मुझे अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे कॉम्पीट कर सकता हूँ। तो कंपटीशन ओनली रेसेस में नहीं होता, वो सोसाइटी में भी होता है, वो हमारे मन में भी होता है और हर जगह पर होता है। तो प्रदीप जी, ये तो आपने इतना अच्छे से पहले से सोचा हुआ था और पूरा प्लान किया हुआ आगे तक, तो यही हमारा भी मानना है कि सबके अपने विचार होते हैं। अब जहाँ तक शारीरिक फिटनेस का है तो वो तो आपका क्या मुकाबला किया जाए, क्योंकि आप तो रनिंग करते ही रहते हैं। लेकिन आप हमारे दर्शकों को और क्या सलाह दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई तो रनिंग नहीं कर सकता, और जैसे आपने बताया कि आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तब आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो जो ऑलरेडी इस एज में आ चुके हैं, 50 साल के, 60 साल के हैं, आगे तक के लिए अब वो अचानक रनिंग तो नहीं कर सकते हैं ना। तो किस तरह से अपने आप को फिजिकली फिट रखें और फिजिकली के साथ मेंटली और इमोशनली भी किस तरह से देखिए इसके अपने आप को फिट रखने के अलग अलग पहलू हैं। एक तो हमने शारीरिक पहलू पे बात करी, जिसमें हम
डेली बेसिस पे अपने आप को आधा एक घंटा देके अपने शरीर को मूवमेंट करते रहें। कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एक्सरसाइज हम करें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह दौड़ो आप इसमें आप वॉक कर सकते हो, इसमें अपना कोई घर का काम कर सकते हो। मेनली मेरा फोकस ये है कि जितने भी आपके जो दर्शक हैं वो अपनी बॉडी को मूव करें, बिकॉज मूवमेंट इज़ द ओनली लाइफ। ये जो हमारी लाइफ है ये एक मैराथन की तरह है, और मैराथन उसी की ख़त्म होती है जो हमेशा चलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। जो रुक जाता है उसकी ज़िंदगी की मैराथन ख़त्म हो जाती है। सो मैराथन को अगर आपको अच्छे से अचीव करना है तो आपको मूवमेंट करते रहना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक संतुलन, मानसिक फिटनेस की, मेंटल फिटनेस। फेलियर्स लाइफ में आते ही रहते हैं, जैसे आपने भी अपना बताया जी। तो उसको कैसे हम फेस कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत होनी भी बहुत ज़रूरी है ना। हर कोई आदमी आसानी से उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमोशनली देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का जो एक क्विक लाइफस्टाइल जो फास्ट हो रहा है, इसमें ऑफिस में, घर पे हमारे जब भी किसी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया है। तो वो एक सिर्फ मूवमेंट है। मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिसको आप फेलियर मानते हैं, जिसको आप सक्सेस मानते हैं, वो सिर्फ एक मोमेंट है, वो पूरी लाइफ नहीं है। सो आप एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड सिस्टम पे काम करें। जैसे कि अभी आप लो फील कर रहे हैं, सो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप लो फील क्यों कर रहे हैं। आपका जो रीज़न आपके समझ में आएगा, बिकॉज देखिए जब तक हम डॉक्टर के को नहीं बताएंगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तब तक डॉक्टर को भी नहीं पता लगेगा कि आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है। हो पाएगा। सो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा मास्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर इंसान खुद है। वो अपने बारे में अच्छे से जानता है कि क्या चीज़ उसको कमज़ोर करती है और क्या चीज़ उसको ताकतवर बनाती है। तो अपने आप को जितने भी जो आपकी लाइफ की फेजेस हैं वो ट्रांजैक्शन बेस्ड रखिए। अगर आप अभी लो फील कर रहे हैं तो अगली ट्रांजैक्शन ऐसी भी आएगी जिसमें आप खुशी के मारे हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। सो दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमें इमोशनली कनेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम किसी से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि सिर्फ हम ही से हम अपने आप को पूरा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको संपूर्ण कर सकता है। इंसान अपने आप को खुद से ही पूरा कर सकता है, और जब अपने आप को ही अपना दोस्त बनाएगा तो अपनी कमी भी वो खुद देख सकता है और अपनी अच्छाइयाँ भी देख सकता है। तो ये आई मानसिक संतुलन की बात, मानसिक फिटनेस की बात, कि हम अपनी मेंटल फिटनेस को इस तरीके से रखें कि आपने अगर मुझे 2 कड़वी बातें बोल भी दी तो मुझे ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या मेरे व्यवहार में कोई कमी थी जिसकी वजह से मुझे ये सुनना पड़ा। पर प्रदीप जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सब कुछ कहना बहुत आसान सा लगता है। आपने अपने आप को वहाँ तक पहुँचा दिया है, मगर डिस्टर्बेंस हो जाती है। और ये कहना, मतलब ये सब किताबों में भी होता है और हम एक दूसरे को समझाते भी हैं, लेकिन जब ये आप बीतती है तो थोड़ा संभलना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं लगता? देखिए युतिका, मैं आपको बताऊं कि हमारे ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं वो हमें लगता है कि वो अलग अलग हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने आपको मानसिक संतुलन से पहले आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हम बिल्कुल थक रहे होते हैं और हमारे सांस फूल रहे होते हैं, हमारे अंदर ये ताकत नहीं होती कि हम 10 कदम और लें। लेकिन जब हम उससे सामना करते हैं तो ठीक वैसे ही जब हम उसको सामना करके और उसको ओवरकम करते हैं, वैसे ही पहलू हमारी सोशल लाइफ में भी आते हैं। अगर हमने अपने आप को उस हार्ड मोमेंट में सस्टेन किया है तो हम वहाँ पर भी आपको सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि उसके साथ कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं जो हमें प्लान करने चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं अपने, वो बहुत एक जो हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। आज हम कोई भी एक पर्टिकुलर इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी ज़रूरतें न्यूनतम होनी चाहिए। जो बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो डेफिनेटली होती हैं, बट
आज की लाइफ में हमने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि पहले भी ये सारे काम होते थे, बट अभी हमने अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते बढ़ाते और अपने खर्चों को भी बढ़ा लिया है। मतलब उसमें से कुछ सेव कर लें। आपके दर्शकों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को सिक्योर कीजिए, अपना काम करते करते अपनी कुछ सेविंग्स कीजिए, ताकि आपको किसी ऐसे समय पर जब आपको कोई इंडिविजुअल हेल्प ना करे तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकें। तो वो एक आत्मनिर्भरता मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने अंदर लानी चाहिए। और आपने ये जो बात कही कि जब कोई हेल्प ना करे, आपको खुद अपनी हेल्प करनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यही हमारी ओल्ड एज की तैयारी का मुद्दा एक होता है। और ये एक हमारा क्वेश्चन भी होता है जो हम अक्सर सबसे पूछते हैं कि सब कुछ आपने प्लान कर लिया, सोशली भी, इमोशनली भी, फिजिकली ऑफ कोर्स, फाइनेंशियली सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी एक ओल्ड एज जैसे जैसे आती है, एक उम्र जैसे बीतती है, तो कभी ऐसा मुकाम आ जाता है कि आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो उस अकेलेपन से कैसे जूझें और वो ना आए, उसकी तैयारी क्या हम कर सकते हैं कुछ ऐसे? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर डेफिनेटली हमारे लाइक माइंडेड लोग भी होते हैं, तो उनके साथ हम अपनी मिलकर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले ही, हम किन्हीं के साथ मिलके हम वो प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे को पूछा कि आप इतनी लंबी रनिंग करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितनी लंबी रनिंग करने वाले बहुत सारे रनर्स हैं। सो जैसे आपका माइंड है वैसे ही लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ के, उनसे दोस्ती करके, और आप अपनी प्लानिंग उनके साथ भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वो एक बेहतर समय होता है जब अपने आप को सेल्फ एनालाइज आप कर सकते हैं, और उस समय आप अपने आप को आकलन करके और वो प्लानिंग कर सकते हैं कि किस चीज़ की आपने कमी छोड़ी जिसकी वजह से आज आपको ये एक लो टाइम फेस करना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब जितना मैं स्पोर्ट्स करता हूँ उससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि हर दिन एक नई जिंदगी होती है। आज मैं आपके साथ मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापसी अपने स्थान पर जाऊँगा, अगले दिन फिर शुरू करूँगा। तो जो अगला दिन है वो मेरा ये मानना है कि वो हमारी एक नई जिंदगी है। तो ये डेफिनेटली जो आज मैंने सीखा, आपसे मिला, उन यादों से मैं अपने आने वाले दिन को बेहतर बना सकता हूँ। तो हर दिन हमें मौका मिलता है, ये भगवान हमें हर दिन मौका देता है कि हम एक नई जिंदगी जिएं और उसको नए तरीके से जिएं, और उस प्लानिंग को जो हमारे आने वाले कल के लिए जरूरी प्लानिंग है, जो आने वाले कल में हमें मजबूत बनाएगी। भले ही हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी प्लानिंग भी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि आप हर मोमेंट को एक नया मोमेंट लेके और अपने आप को जिंदा दिल रख सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 16 साल है या आपकी उम्र 60 साल है या 100 साल है। ये आपने बहुत खूब कहा। और अपने जैसे लोगों से आप मिलते रहिए, उनको साथ में जोड़े रखिए, तो अकेलापन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने प्रदीप जी बहुत अच्छा एक हमको तरीका बताया किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि आप एक डिफरेंट फील्ड से हैं, आप एक एथलीट हैं, तो हर कोई अपने तरीके से सोचता है। और ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि हर दिन एक नई जिंदगी है, एक नया दिन है, तो हम उसके बारे में सोचें, अपनी मीठी यादों को साथ में रखें और आगे बढ़ते रहें। तो आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मेरा ये कहना है कि सपने ज़रूर देखिए और उनको पूरा करने के लिए काम कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने बनाइए और सपनों को अचीव भी कीजिए, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ और उसके लिए लगातार दौड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया और बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों से बात करी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने सुना, प्रदीप जी ने कहा जिंदगी एक मैराथन की तरह है, तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, और अपने सपने देखिए और उनको पूरा करिए। इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। फिर मिलेंगे, बाय बाय।